जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। हिंदी का जो अपना संपादकीय है वो तो समय समय पे मिलता ही रहेगा आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि इंग्लिश के भी जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उसको भी डिस्कस किया जाए। तो आज से हम लोगों का इंग्लिश एडिटोरियल भी शुरू होगा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू यही दो मेन न्यूज़पेपर होंगे अपने चर्चा के लिए। अब इन दोनों न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो डिस्कस किया जाएगा। देखिए यूपीएससी के लिए तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, यूपी पीसीएस के लिए थोड़ी सेलेक्टिव चीज़ें भी अगर आप देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि इस पढ़ाई से आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलेगा, जो एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करेंगे अब से। तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो है आपका द हिंदू के एक एडिटोरियल पर। ये अपने जो सर्विस सेक्टर है अपने देश में, उस सर्विस सेक्टर की बात यहाँ पर की गई है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग हाईलाइट करते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का जो भी आप हाईलाइट देखेंगे, इस तरह का आप हमेशा समझ लीजिएगा कि ये आपका फैक्ट होगा। जो येलो कलर का लाइन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा, जिसको आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट याद करना, मेंशन करना एग्ज़ाम में ज़रूरी होगा। और ग्रीन जो होगा वो इम्पॉर्टेंट लाइन होगी। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से कितनी लाइन को यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो सर्विस स्टोरी है इसमें ये बोला गया है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसको एकदम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ ये हमेशा ग्रोथ होता ही रहेगा। इसको आपको इस तरीके से ट्रीट करना है कि बहुत सारे बीच में हर्डल्स हैं, उनको पार करने के बाद ही हम अपने इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को हमेशा मेंटेन कर पाएंगे। तो इसका जो एक सब हेडिंग है वो आपका लिखा हुआ है कि इंडियाज इनटेंजिबल एक्सपोर्ट ग्रोथ फेसेस रिस्क्स दैट वारंट अ न्यूएंस्ड रिस्पॉन्स। तो जो इनटेंजिबल एक्सपोर्ट ग्रोथ है, यानी कि टेंजिबल का मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, तो वो जो गुड्स होते हैं आपके मर्चेंडाइज गुड्स होते हैं, सामान जो आप भेजते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, आपने कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो टेंजिबल है, उसे आप टच कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एक्सपोर्ट का मतलब जो सर्विस सेक्टर है अपने देश में, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्विस सेक्टर के लिए जो लोग अच्छी अच्छी फर्म्स में अपने देश में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, वो लोग बाहर भी जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरीके से सर्विस एक्सपोर्ट का ही तो तरीका है। उसके बाद मान लीजिए कि आप किसी और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं, वो सब कुछ एक्सपोर्ट का, सर्विस का एक आपका फील्ड है, यानी कि इंटेंजिबल एक्सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स जो है वो एक इन्वेस्टिंग बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। ये एक बड़ी बैंक है जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है दूसरे देशों में। तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी किया भारत के बारे में, जिसका टाइटल था इंडियाज़ राइज एज द इमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जिसमें कहा कि इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया हैज़ कैप्चर्ड, जो ये इंडिया का रीसेंट सक्सेस है इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं आपका मीडियम टर्म में एक रिस्क में जाता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मतलब 20-25 साल नहीं, हम मीडियम टर्म 5 से 7 साल के बीच में लेते हैं, तो वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। वो टारगेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। उसका इन्होंने कारण भी बताया। तो इसमें इन्होंने यही लिखा है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, इट हैज़ अनलीस्ड आफ्टर क्रिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 इज़ वेल नोन। पिछले 18 सालों में जिस तरीके से आईटी सेक्टर ने अपनी ग्रोथ किया है, और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो ये हमें ज़रूरत पड़ी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि अपना बैलेंस शीट गड़बड़ा गया था, उसके बाद जिस तरीके से सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ दर्ज किया है वो वाकई अपने में काबिल तारीफ़ है। अब देखिए इसके आगे इन्होंने बोला, ये जो डेटा दिया हुआ है वो ये है कि वाइल ग्लोबल सर्विस, जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है वो तो पिछले 18 साल में, मतलब 2004-06 से आप 2023 समझ लीजिए, इसके बीच में 18 सालों में ये इनटेंजिबल एक्सपोर्ट जो है भारत से वो दोगुनी गति से बढ़ के, मतलब इन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है वो तो ट्रिपल हुआ है, लेकिन भारत की जहाँ तक बात होगी वो कहीं ना कहीं दोगुना देखने को मिलेगा। और वो आपका कितना लास्ट ईयर पहुंचा, 340 बिलियन डॉलर। तो लेटेस्ट डेटा जो अपने पास पिछले साल तक का है, जिसको आप कहीं कोट कर सकते हैं, वो ये है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो अपने देश में था वो लगभग 350 बिलियन डॉलर था, मोर एक्यूरेटली 340 बिलियन डॉलर था,
जो कि पिछले 18 साल में 2 गुना हुआ है। हालांकि ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यही जो सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो ट्रिपल हुआ है। बाद में इन्होंने बोला है एक डेटा बता के कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है भारत का वो थर्ड फास्टेस्ट है ग्लोबली 2005 के बाद से, और वो सिंगापुर और आयरलैंड के जस्ट पीछे है। कंट्री का जो शेयर है ग्लोबल सर्विस आउटफ्लोज में वो 2% था 2005 में, जो कि बढ़ के 4.6% हो गया 2023 में। इंडिया का जो शेयर है गुड्स एक्सपोर्ट में वो 1% से बढ़ के लगभग 2% हो गया इस पीरियड में। तो देखिए, अगर आपको डेटा याद रखना है तो ये $340 बिलियन वाला आप याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि 2005 से जो 18 साल है 2023 तक में, उसमें भारत जो है वो थर्ड नंबर पे फास्टेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ करने वाला देश रजिस्टर हुआ, और फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर था, सेकंड पे आयरलैंड और थर्ड पे इंडिया था। आगे इन्होंने लिखा है कि जो सर्विस ट्रेड है वो बूम हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरह काम किया। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि आप एक झटका को मेंटेन करने वाला, यानी जैसे अपना सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए हम बहुत सारे क्रूड ऑयल कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। कल की डेट में अगर ये रेट बढ़ जाता है, कभी वॉर छिड़ गया, कोई इशू हो गया, और उसकी वजह से ये जो क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका दाम बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव बैलेंस शीट शो करेगा। लेकिन चूंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज में वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फॉरेन रिजर्व को बैलेंस कर देगा, वो हमारे इस फॉरेन बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व को बैलेंस कर देगा। तो वही इन्होंने कहा है कि वो एक एक्सटर्नल शॉक के खिलाफ क्वेश्चन का काम करता है। सच एस किस सिचुएशन में, जैसे कि अगर मान लीजिए प्राइसी ऑयल इंपोर्ट्स हो, महंगे हम तेल इंपोर्ट करते हैं, उन केसेस में। गोल्डमैन सैक्स, अब ये इन्होंने फिर से एक डेटा जारी करते हुए बोला भारत के बारे में कि गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट्स दैट बफर, ये जो बफर है ना, जो अपना एक्सपोर्ट सेक्टर सर्विसेज में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो प्रोवाइड करता है, इट विल रिमेन इन प्ले विथ सर्विस एक्सपोर्ट्स प्रोजेक्टेड टू राइज $800 बिलियन बाई 2030। ये बोलते हैं कि देखिए, भारत सरकार का तो टारगेट था कि 2030 तक सर्विस और जो मर्चेंडाइज गुड्स हैं दोनों का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एक्चुअल ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर्विस एक्सपोर्ट नज़र आएगा 2030 में, वो $1 ट्रिलियन ना होके $200 बिलियन कम, 20% उम्मीद से कम, $800 बिलियन के आसपास हमको देखने को मिलेगा। हालांकि फिर भी इन्होंने बोला कि ये तो एक कंटिन्यूइंग अपटिक है, फिर भी ये ऊपर हमें जाता हुआ दिख रहा है ग्राफ सर्विस सेक्टर का। ये हाई वैल्यू सर्विसेज में कंटिन्यूइंग अपटिक है। इट वुड ऑल्सो ड्राइव टॉप एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एंड रियल इस्टेट डिमांड। तो इसकी वजह से क्या है कि जो टॉप एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, टॉप एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का मतलब है कि जैसे हाई वैल्यू गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए महंगे कार हैं, सामान हैं, इनका जो खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और रियल इस्टेट की जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आएगी। आगे इन्होंने बोला है, हाउएवर, ये जो फर्म है इन्होंने एनालाइज किया है दैट इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू टेक इंडियाज सर्विस ग्रोथ फॉर ग्रांटेड। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं होगी इस बात को मानना कि आप मान के ही बैठ जाइए कि भारत की जो ये सर्विस सेक्टर है ये इसी तरीके से लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ बाधाएं हैं, कुछ हर्डल्स हैं जिनको पार करना बहुत ज़रूरी है, और बिना उनके बारे में चिंतन किए हुए ये पॉसिबल नहीं होगा। वो कारण क्या है वो ये येलो हाईलाइट में हम लोग अब देखेंगे। पहला कारण इन्होंने बताया, कंस्ट्रेंट्स दैट नीड अटेंशन इंक्लूड ट्रेंड ग्रेजुएट्स। ये जो ग्रेजुएट्स हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है कि ये ट्रेंड ग्रेजुएट्स जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करें ये जॉब के लिए रेडी हो। यानी कि गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इन ट्रेंड ग्रेजुएट्स को मिलना चाहिए। वो इस तरीके से मिलना चाहिए कि दे शुड बी एम्प्लॉयबल रेडी, दे शुड बी imparted skills that would be enough to make them job ready, and they would be able to seek the jobs as soon as they leave the college or they are in the training institutes, whatever institutes they are training for। तो यहाँ पर बात क्या है कि अगर जैसे ही कोई ट्रेंड ग्रेजुएट है, वो जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं वो जॉब के लिए रेडी होने चाहिए, तो स्किल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा समय समय पे, तब आप मान सकते हैं कि सर्विस सेक्टर अपना ऊपर की तरफ उछलेगा। दूसरा इन्होंने कारण बताया,
स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन रीजन्स वेयर द ग्रोथ इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। अभी बेंगलुरु जैसे जगह पे क्या हुआ, वहाँ पर अपने देश का सबसे बेहतरीन आईटी सेक्टर डेवलप है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी, उसकी भारी किल्लत देखने को मिली। अब नेचुरल रिसोर्स में अगर दिक्कतें आएंगी ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारा ये ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कंटिन्यू रखना। हो सकता है कुछ साल बाद लोग बोलें कि अरे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ साल बाद लोगों का माइंडसेट बेंगलुरु को लेकर चेंज होने लगे, बोलें कि वहाँ चलो पैसा तो मिल रहा है लेकिन पानी की भी तो दिक्कत है, तो किसी और शहर में जाने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु का वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपको उतने रफ्तार से ना देखने को मिले। तो वही ये कह रहे हैं कि ये सब बाधाएं हैं जिनको पार करना ज़रूरी है। आगे ये बोलते हैं कि ये तो मान लीजिए कि नेशनल कंसर्न है, ये तो अपने देश के स्तर पे कुछ चिंताएं हैं जिनको दूर किया जा सकता है। कुछ इंटरनेशनल कंसर्न भी हैं, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है कुछ डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में, वो भी एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं बाधित कर सकते हैं। तो ये बोलें कैसे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, अब यूएस, यूरोप, ये सब हमारे क्या हैं, वो डेस्टिनेशन देश हैं जिनके लिए हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर ये देश अगर फैसला लेते हैं कि अपने देश के लोगों को हमको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जॉब देना है, और वो हमारे पे कोई टैक्स लगाना शुरू कर दें, वो जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं सर्विस में जाने के लिए उसको कम कर दें, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है। अपने देश में नौकरी देने के नाम पे, अपने देश में ट्रेड, व्यापार, सर्विस को बचाने के नाम पे, तो इस इंटरनेशनल ये फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी वो दोनों नेशनल फैक्टर हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर भी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में, ये भी हमारे एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है। जस्ट एज इरेशनल डोमेस्टिक पॉलिसी इंटरवेंशन सच एज अटेम्प्ट्स टू मैनेज आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट्स। तो इन्होंने आगे सॉल्यूशन बताते हुए बोला है कि भारत क्या कर सकता है इस फील्ड में। इंडिया नीड्स अ कैलिब्रेटेड अप्रोच टू सस्टेन द सर्विसेज सक्सेस स्टोरी। कैसे? दैट शुड इंक्लूड ए हार्ड पुश फॉर ग्लोबल मार्केट एक्सेस। देखिए, अभी हाल ही में कई सारे देशों के साथ इंडिया जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ भारत को कहीं ना कहीं नए मार्केट उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को तलाशिए, आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को यूएस या कोई एक दो देश जिनके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर हैं अपने सर्विस एक्सपोर्ट्स को लेके, सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को लेके, वो कल को कोई प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अपनाते हैं कि हम आपके इतने लोगों को नहीं आने देंगे, या ये हार्डवेयर जो आप हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, कम कर देंगे, उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, तो आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव मार्केट रहेगा तो वहाँ पर आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ओवर डिपेंडेंस भी कम होगा किसी एक देश पे, और हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसकी वुल्नरेबिलिटी भी कम होगी। आगे उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो है वो हार्ड पुश करना चाहिए। हार्ड पुश मतलब कि भारत को अपनी तरफ से ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उधर से मनाही हो रही होगी, फिर आप मीटिंग बैठाइए, फिर आप ट्रीटी के लिए मनाइए, फिर आप उच्च स्तरीय बैठक करिए। तो इंडिया शुड गो फॉर हार्ड पुश फॉर ग्लोबल मार्केट एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज एज वेल एज लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच to let new ideas and enterprises bloom across areas such as artificial intelligence, manufacturing linked services and blockchain applications। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि भारत को जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेके भी बहुत सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो भी धीरे धीरे फलें फूलें, और भारत में उसके हिसाब से आप स्किल अपग्रेड करा दीजिए। जैसे ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके तुरंत आप निगेटिव अप्रोच मत अपनाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके तुरंत निगेटिव अप्रोच मत अपनाइए। हो सकता है उसमें लाखों करोड़ों भारतीयों को जॉब मिल सकती है, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो सर्विसेज हैं, जैसे जैसे मान लीजिए आपने एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करके कुछ सामान बना दिया, अब उसको आपको गोडाउन में रखना है, तो उसके लिए जो आपने सेवा प्रोवाइड किया, ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सर्विस है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हैं, जैसे आप हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या ले जाएंगे, जो कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ होगी उसी को, सामान को ले जाएंगे, प्रोडक्ट को ले जाएंगे, तो ये भी एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड लिंक सर्विसेज हैं। तो इन सर्विसेज को बेहतर बनाने की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उस पर कह रहे हैं कि भारत को थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए, इन टेक्नोलॉजीज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है इसमें फ्यूचर में भारतीयों के लिए बहुत बेहतरीन अवसर मौजूद हो। सो
it may be possible that Indians may get ample opportunities in this service in these sectors as well. For example, artificial intelligence, blockchain technologies. So these are the disruptive technologies that need to be explored, and India should adopt a very soft approach initially, so that these sectors should bloom and provide enough opportunities for Indians to get a very decent job, so that they can enhance and beautify their life. ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें बता सकते हैं। तो ये अपना आज का ये पहला एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आप सभी रिव्यू ज़रूर दीजिए, कैसा लगा आप लोगों को, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। समय के साथ साथ ये चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।